जैसे कि हम लोगों को अजमेर बोर्ड के थ्रू न्यूज़ मिल चुकी कि जो हमारा 40% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे और कौन कौन से चैप्टर नहीं आएंगे, क्योंकि अभी तक काफ़ी सारे बच्चे, चाहे वो 12th में हो, चाहे वो 11th में हो, चाहे वो 10th या 9th क्लास में हो, सारे बच्चे जिनको अप्रैल मई में बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना चाहिए था लेकिन वो सीरियस नहीं हो पाते। किस कारण? कि सिलेबस का उन्हें ध्यान में नहीं है। कुछ बच्चे ये सोचते थे कि मैम हम लोगों ने ये पढ़ लिया तो हमारा वेस्टेज हो जाएगा, हम लोग की सिलेबस कट हो गया तो। और कुछ लोग ये सोचते थे कि मैम जब सिलेबस आएगा तब देखा जाएगा 70%, 60%, 50% जो आएगा उस टाइम हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे और अच्छे मार्क्स अब वो गेन कर लेंगे। तो अच्छी बात थी, लेकिन अभी जो भी ये हमारा डाउटफुल सिचुएशन चल रही थी उसका हमें एक कंक्लूजन निकल चुका कि हम लोग का 60% कोर्स है वो आने वाला है। और शायद यही न्यूज़ आएगी कि 60% कोर्स किया है, 40% कोर्स डिलीट किया है, तो मे बी एग्ज़ाम भी है वो मार्च अप्रैल में ही करवा दे जो बोर्ड के आने वाले एग्ज़ाम्स हैं। और एक खुशखबरी और हमें मिल चुकी कि 10th और 12th की प्रॉपर क्लासेस है वो 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। अब 1 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तो 1 नवंबर से मतलब बच्चों का और टीचर्स का सबका फोकस यही रहेगा कि जो 60% सिलेबस बचा है उस सिलेबस को फास्ट से फास्ट आप लोगों को करवाया जाए। तो यही कोशिश मैं मेरी तरफ से करूँगी। जितने हम लोगों ने 42 चैप्टर्स हम लोगों ने देखा था कि 42 चैप्टर्स है वो आपके सिलेबस में थे बायोलॉजी में, जिसमें से 40% है वो रिड्यूस हुआ है। तो उसके अंदर 13 चैप्टर ऐसे कैसे आपके हटा दिए। अब 13 चैप्टर्स हटाने के बाद में आपके जो 29 चैप्टर्स बचे हैं उन 29 चैप्टर में से भी जो गंदा गंदा थ्योरी वाला पोर्शन था ना, ठीक है, गंदा गंदा इसलिए बोल रही हूँ कि वहाँ सिर्फ रटाफिकेशन था, ठीक है, तो जो थ्योरी वाले पोर्शन है वही हटाए गए। मैंने आज सिलेबस पूरा स्टडी किया तो सिलेबस में यही था कि जहाँ पे हमें प्रॉपरली रटना ही है, प्रॉपरली आपको नाम रटने ही पड़ेंगे, उसका और कोई सॉल्यूशन नहीं था कि आप लोगों को किसी चीज़ को समझ के या किसी ट्रिक वाइज आप उस चीज़ को याद कीजिए। तो वो सारा का सारा पोर्शन है वो आपका हटाया गया है। लेकिन जिन बच्चों ने अभी रेगुलरली स्टडी स्टार्ट कर रखी है तो वो ये मत सोचेगा कि मैम हम लोगों ने एक्स्ट्रा पढ़ लिया, हम लोगों ने ये चैप्टर्स एक्स्ट्रा पढ़ लिए। तो आप लोगों ने वो जो चैप्टर्स एक्स्ट्रा पढ़े हैं तो वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि आने वाले जो नीट के एग्ज़ाम हो गए या आप जो भी कॉलेज लेवल में जाएंगे या आप आगे कहीं पे भी MBBS लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे तो आपको वो सब चीज़ें आनी है, वो तो रिड्यूस होनी नहीं है। वो सिर्फ किसके कारण हुआ है? ये कोविड-19 के कारण। कोविड-19 के कारण ये जो चैप्टर्स हटाए गए हैं वैसे तो उनका वेटेज वैसा भी कम ही रहेगा, लेकिन वो आएंगे तो सही ना, आपको नॉलेज तो होना चाहिए उसके बारे में। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि हम लोगों ने ज़्यादा पढ़ लिया, अच्छा है ज़्यादा पढ़ लिया आप लोगों ने। तो अब आगे वाले वही चैप्टर्स और वही टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग देखने हैं। उसके साथ में एक बात और बता देती हूँ मैं आपको कि जो यूनिट वाइज आपके नंबर दे रखे थे, जैसे फर्स्ट यूनिट है तो फर्स्ट यूनिट 4 मार्क्स की दे रखी थी। देन जो हम लोग आज बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। तो प्लांट फिजियोलॉजी थी वो फर्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी 9 मार्क्स की थी, तो नंबर एज इट इज़ उतने ही मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। चैप्टर्स जरूर हटा दिए गए लेकिन जो यूनिट वाइज नंबर डिवाइड किए थे हम लोगों ने तो वो के वही हैं, उनमें किसी टाइप का कोई चेंजेस नहीं है। बस शुक्र मनाइए कि तुम लोग का जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो हट चुका। अब चीज़ें वही बची है ड्रामेटिक, जिसको आप डायग्रामेटिकली अच्छा से पढ़ सकते हैं, उसके अलावा आप लोग याद अच्छे से कर सकते हैं, समझ सकते हैं उस बात को। तो आप लोगों के लिए एक गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस ऐसे हुआ कि जिन बच्चों ने, जो आप लोग जिनसे इंस्पायर होते हैं कि यार इस बच्चे ने इतने मार्क्स बनाए, यार इसके तो 90 अबव थे, इसके 98 है, 97 है, मतलब जिस भी परसेंटेज पे आप अपने आप को देखना चाहते हैं तो आप किसी न किसी बच्चे को देख के इंस्पायर तो ज़रूर हुए होंगे कि यार इसके तो इतने अच्छे मार्क्स आते हैं, इसके 100 आउट ऑफ 100 है। तो सोचिए कि उन लोगों ने 100% कोर्स पढ़ के उतने मार्क्स है वो गेन किए हैं, तो आप लोगों के पास तो 60% ही है। तो अब आप लोग अपने माइंड में पूरी अच्छे से स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि आपको कौन सा टॉपिक्स है वो किस टाइप से और कितने टाइम में कवर करना है। मैं भी आपकी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको जल्दी से जल्दी जो हमारा रिमेनिंग सिलेबस है उसको मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूं। और उसी के साथ में मैं आपसे जो चैप्टर्स डिलीट हुए हैं मैं उनके नाम आपको बोल देती हूँ कि जैसे हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट आपको पढ़ ली, फर्स्ट यूनिट हम लोग यहाँ पे हमारे वीडियोज़ में कंप्लीट थी। तो फर्स्ट यूनिट पे जो फर्स्ट
चैप्टर के 4 वीडियोस है वो आपको नहीं पढ़ने हैं, वो आपके डिलीट हो चुके हैं। बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर आपका कंप्लीटली वैसे के वैसे ही है जैसे आपको बुक में दे रखा है। देन हम लोग जब प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी में आपका 5th चैप्टर है वो कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो 6 चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं आप लोगों ने सिलेबस देख के लगा लिए होंगे निशान, तो बाकी एक बार मैं वापस आपको बोल देती हूँ तो आप लोग वो चीज़ें नोट टिक मार्क कर लीजिए कि भाई ये आपको पूरे ही नहीं पढ़ने। बाकी जैसे जैसे मैं चैप्टर्स करवाते जाऊंगी उस चैप्टर्स के साथ में बता दूंगी कि भाई ये पोर्शन पढ़ना है, ये पोर्शन नहीं पढ़ना है। इज इट ओके? ठीक है, तो आप लिखिए 1, 5, 12, 14 और 19। ये तो आपके हो गए बॉटनी के फर्स्ट चैप्टर, 5th चैप्टर, 14th चैप्टर, 12th चैप्टर और 19th चैप्टर। ये आपके हटाने फर्स्ट बुक से। ठीक है, जिनके ये पास में एडवाइज़र वगैरह है तो उनको बॉटनी और जूलॉजी अलग अलग बुक में डिवाइड की हुई है ना, तो वहाँ आप लोग देख लीजिए कि फर्स्ट, 5th, 12th, 14th और 19th ये चैप्टर आपको रिमूव करना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना उनको। ठीक है, कितने मज़े बन गए ना आप लोगों के। उसके साथ में आप लोगों को 21वां चैप्टर, 26वां चैप्टर, 27वां, 30वां, 37वां, 38वां, 41 और 42, तो ये चैप्टर आपको कंप्लीटली है जो नहीं पढ़ने। बाकी कुछ में है जो टॉपिक्स हटाए गए वो टॉपिक्स मैं आपको चैप्टर के साथ साथ में बताती जाऊंगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतनी बात है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप लोगों ने सबने सिलेबस है वो आपका चेक कर लिया होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश। उसके साथ में 9th to 12th बाकी सिलेबस था वो भी मैंने टेलीग्राम पे PDF है वो मैंने आपको सेंड कर दी, तो आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 9th to 12th जो भी है किसी के भाई बहन पढ़ रहे होंगे 9th, 10th में, 11th में, तो वो आप उनसे बता दीजिए। उसके साथ में आज मैं एक कोशिश और स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के वीडियो लेक्चर है वो अलग अलग प्रोवाइड करवाने की कोशिश, जस्ट कोशिश बोल सकती हूँ, क्योंकि ये सारा का सारा वीडियो शूटिंग में टाइम बहुत जाता है, तो इतना टाइम मेरे को मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, या बहुत सारे जैसे थ्योरेटिकल चैप्टर है वो मैं इंग्लिश और हिंदी के अलग बना दूंगी, और जो कोई समझाने वाले रहेंगे, डायग्रामेटिक रहेगा, वो मैं इंग्लिश और हिंदी का दोनों का साथ में बना दूंगी। ठीक है, तो मैं मेंशन कर दूंगी थंबनेल पे कि इंग्लिश मीडियम के लिए या हिंदी मीडियम के लिए, तो आप वहाँ से देख लीजिए ताकि हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा आराम फील हो कि हाँ हम आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मेरा वर्ड है वो इंग्लिश में दिखाई देने के कारण चाहे मैं पढ़ाऊँ हिंदी में, ठीक है, मैं आपको ऐसी लैंग्वेज प्रेफर कर रही हूँ जिस लैंग्वेज में आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाए। बट कुछ बच्चों की मेंटेलिटी होती है कि उनको हिंदी मतलब देखने से उनको आराम आ जाएगा कि भाई हम हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो एक कोशिश करूंगी, मैं ऐसे नहीं कह रही कि मैं सारी वीडियोस वैसे ही बनाने वाली हूँ, एक बस कोशिश की यदि मेरे को टाइम इतना मिल पाता है। ठीक है, तो ये लेक्चर आपका देखने समझ में आ रहा होगा कि इंग्लिश मीडियम के लिए शूट करने वाली हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। अब इस प्लांट फिजियोलॉजी में आपके कौन से चैप्टर है, 6, 7, 8 और 9th। ठीक है, तो ये आपके 4 टॉपिक यहाँ रहे हैं, 5वें चैप्टर को यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, तो इन्हीं चैप्टर्स में से जो रिमूवल पोर्शन है वो आप लोगों को ध्यान में आएगा। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करने वाले कि प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड असेंट ऑफ शेप। ठीक है, कि किस टाइप से वाटर है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, किसके थ्रू, प्लांट्स के थ्रू। ठीक है, प्लांट किस टाइप से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और उसके साथ में जाइलम है वो किस टाइप से प्लांट में ऊपर तक पानी को लेके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी की सारी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ वेरियस वाइटल एक्टिविटीज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट इज नॉन एज प्लांट फिजियोलॉजी। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लांट फिजियोलॉजी में होने वाली बहुत सारी एक्टिविटीज है और बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, उनके बारे में हम स्टडी है वो इस यूनिट में करने वाले। इस यूनिट में भी और प्लांट फिजियोलॉजी हमारे पास में सेकंड भी अवेलेबल है, तो उसमें अब ये वेरियस एक्टिविटीज और मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया था कि मेटाबॉलिक होता है कि हमारी बॉडी में होने वाली जो केमिकल रिएक्शंस है उनको क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिक कहा जाता है। और मेटाबॉलिक रिएक्शन 2 टाइप की होती है, एक तो एनाबॉलिक और होती है, एक कैटाबॉलिक होती है। एनाबॉलिक मतलब किसी चीज का सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है, मतलब कोई भी छोटे छोटे चीजें मिलके उसका एक बड़ा प्रोडक्ट बना दिया, तो वो क्या है, एनाबॉलिक। ठीक है, देन कैटाबॉलिक का मतलब होता है कि जो कोई बड़ी
चीज़ है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में वापस तोड़ देना, ठीक है। यहाँ पे मेटाबॉलिक को मैं आपको इतना ही समझाऊंगी कि मेटाबॉलिज्म क्या हो गया कि हमारी बॉडी में होने वाली जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है। अब लाइक हम लोग बात करें कि हमारी बॉडी में रेस्पायरेशन होता है, हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है, हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन होता है, हमारी बॉडी में किस टाइप से सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। तो हम लोग हमारी बॉडी के बारे में ऑल ओवर स्टडी हम लोग कर चुके, ठीक है। हमारा सिर्फ जो एम्ब्रियोलॉजी वाला पोर्शन है वो रहा है, तो वो हमारे जो 32 33 चैप्टर्स बचे हैं ना, तो उनके साथ में हम लोग ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी है वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी हमारा जो फिजियोलॉजी वाला पोर्शन था एनिमल फिजियोलॉजी का वो ऑलरेडी कंप्लीट है, ठीक है। तो जिस टाइप से हम लोग लिविंग बींग्स में आते हैं उसी टाइप से प्लांट्स भी क्या आते हैं, लिविंग बींग्स में आते हैं। अब लिविंग बींग्स में आने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, रेस्पायरेशन उनको भी चाहिए, उनको भी डाइजेशन चाहिए, उनको भी जैसे एक्सक्रीशन, ठीक है। तो इस टाइप की सारी चीज़ें हैं ना, ये प्लांट्स में भी होती है। लेकिन जब हम प्लांट्स का जब सेलुलर स्ट्रक्चर देखते हैं तो प्लांट के सेलुलर स्ट्रक्चर में देखते हैं कि ये मल्टी सेलुलर है, इसमें टिश्यू सिस्टम बन रहा है, लेकिन इसके अंदर ऑर्गन के फॉर्मेशन के बाद में ऑर्गन सिस्टम नहीं पड़ रहा। लेकिन हम लोग हमारे अंदर बात करते हैं ना कि हमारे अंदर 11 टाइप के ऑर्गन सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, एक्सक्रीशन सिस्टम अलग है, नर्व कंट्रोल है वो अलग है। तो इस टाइप से ये सारी सिस्टम जैसे हमारे अंदर अलग अलग होते हैं वैसे प्लांट्स के अंदर अलग अलग नहीं होते। अब प्लांट्स के अंदर अलग अलग नहीं होते, लेकिन हम बोल रहे हैं कि उसमें मेटाबॉलिज्म तो होता है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज भी होती है। तो वो किस टाइप से होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के फादर कौन है, तो स्टीफन हॉल्स। उसके बाद हम बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, तो वो है जेसी बोस, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों को ये दोनों फिजियोलॉजी के फादर है वो आपको ध्यान में रखने, स्टीफन हॉल्स और जेसी बॉस। फिर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं कि जिस टाइप से ट्रांसपोर्ट चीज़ें कौन कौन सी हो रही है, तो ये आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो देयर आर नो एनी काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग ने खाना खाया, हम लोगों ने सांस ली, ठीक है, रेस्पिरेशन भी किया, डाइजेशन भी किया, एक्सक्रीशन भी हमारी बॉडी से हो रहा है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए सबसे एसेंशियल था वो क्या था, हमारे ब्लड वेसल्स। ब्लड के थ्रू ये सारी की सारी चीज़ें हमारी बॉडी में क्या हो रही थी, घूम रही थी, ठीक है। तो हमारे बॉडी में प्रॉपर वे में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का इसमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, सबसे पहली बात तो ये। अब इसमें पाया क्या जाता है, तो इसमें पाया जाता है वेस्कुलर सिस्टम। तो वेस्कुलर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। अब ये किस टाइप से फंक्शन करते हैं यही हम आगे देखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट होने वाली चीज़ें कौन कौन सी है। जैसे हम लोग बात करें कि हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं वो एसेंशियल है, हमारे लिए न्यूट्रिशन है वो ज़रूरी होता है, हमारे लिए वाटर ज़रूरी होता है, हमारे लिए गैसेस ज़रूरी होती है, हमारे लिए हार्मोन्स ज़रूरी होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे होंगे, क्योंकि ये भी क्या है, लिविंग बीइंग। तो वाटर, मिनरल्स, ऑर्गेनिक, न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स ग्रोथ हार्मोन, जो प्लांट ग्रोथ के रेगुलेट करने वाला हार्मोन होगा वो भी। तो इन सब को रेगुलेट करने के लिए, इन सब को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, वेस्कुलर सिस्टम होता है। वेस्कुलर सिस्टम होगा वो जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के लिए मैंने बताया था, जाइलम जल, वाटर को हिंदी में बोलते हैं ना जल। जाइलम है वो किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। उसके साथ में हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम फ से शुरू हो रहा है, फूड भी फ से शुरू हो रहा है, तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन करेगा, यहाँ फ्लोएम करेगा। ये सारे लिखे हैं, ये क्या है, ट्रांसपोर्टेड प्लांट सब्सटेंस, जिनको ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट के टाइप्स कितने हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हम देखते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब कि एक सेल से दूसरी सेल में सीधा ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो एक सेल है, दूसरी सेल है, उसके जस्ट बीच में क्या होगा, जस्ट एक सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल होती है। तो एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे क्या क्या मेथड होता है, डिफ्यूजन, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे डिफ्यूजन और जो ऑस्मोसिस वाला जो चैप्टर था, 5th चैप्टर, वो आपको डिलीट कर दिया गया आप लोगों के यहाँ, ठीक है। तो उसको पढ़ने के लिए आप लोगों ने जब सेल मेम्ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो वहाँ पे भी था एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, जिसको फैसिलिटेड डिफ्यूजन
बोल रहे थे, ठीक है। तो आप लोग उससे ध्यान रखिएगा, ये आपके चैप्टर है वो डिलीट ही कर दिया गया है, तो आपको इस चीज़ को पढ़ना नहीं है, मजे बन गए आप लोगों के, ठीक है। फिर हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें कि भाई सेल्स एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होने में यहाँ बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो यहाँ सोचिए कि प्लांट जो बहुत लंबे लंबे हैं, हम लोग देखते हैं कि जो बहुत लंबे प्लांट्स हैं, तो उन प्लांट्स में, तो मैंने यहाँ लिखा है अबाउट 20 मीटर तक जो प्लांट्स जाते हैं, वहाँ तक सेल बाय सेल यदि कोई चीज़ पहुँचने की कोशिश करेगी तो कितने दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो डेली प्रोसेस है, क्योंकि हम लोग कहते हैं हमें सांस लेने की डेली ज़रूरत है, खाना खाने की डेली ज़रूरत है, तो इस टाइप से हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है, तो प्लांट की बॉडी को भी एनर्जी चाहिए, तो ऐसे तो एनर्जी मिल ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पे क्या सिस्टम है कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यहाँ क्या पाया जाता है, ट्रांसलोकेशन पाया जाता है। तो ट्रांसलोकेशन में जाइलम और फ्लोएम में वेस्कुलर सिस्टम काम करेगा। तो जाइलम में होगा यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल ऐसे हुआ कि जो पानी का एब्जॉर्प्शन है वो खाली कहाँ से करेगा, मिट्टी से, तो मिट्टी से जड़ें पानी लेगी और कहाँ तक पहुँचा देगी, ऊपर तक, ठीक है। ऐसे तो यानी बारिश ऊपर से आ रही है तो भाई लीफ या स्टेम कहेगी भाई हम लोगों ने पानी ऊपर से ले लिया, तो नीचे से मेहनत मत कर, तेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऊपर से नीचे से ऊपर पानी पहुंचाने में, मोटर की सुविधा तो है नहीं, मोटर थोड़ी लगी हुई है, तो उसको ऐसे तो बोलेगा नहीं। तो यहाँ क्या ध्यान में रखना है, फ्रॉम रूट टू स्टेम यूनिडायरेक्शनल, पानी चाहे ऊपर से डालो चाहे नीचे से, ठीक है, पानी नीचे से ही कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। उसके बाद में फ्लोएम, तो फ्लोएम का होता है बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल लाइक आप लोगों के इस टाइप से आप लोगों को प्लांट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब प्लांट के इस हिस्से पे भी लीफ हो सकती है, इस हिस्से पे भी लीफ हो सकती है, तो लीफ है वो लीफ क्या करती है, फूड बनाने का काम करती है, क्लोरोफिल होता है उसमें, तो यहाँ पे ये लीफ है वो फूड बनाएगी, तो ये भाई इसको भी पहुंचाएगी और ये इसको भी पहुंचाएगी, ठीक है। डिवाइडेड तो है नहीं कि भाई आपने खाना बनाया है तो आप इन्हीं को ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ से इधर भी चला गया इधर भी चला गया, तो इसको क्या करेंगे, बाई डायरेक्शनल फ्रॉम लीव्स टू अदर ऑर्गन। तो आई होप आप लोगों को ये सिस्टम है वो समझ में आ गया होगा किस टाइप से ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब हम चैप्टर पे आते हैं, जो हमारा 6th चैप्टर है एक्चुअल में, ठीक है। 6th चैप्टर में हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम में कौन कौन से यहाँ डिवीजन आते हैं। सबसे पहले एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये आप लोगों ने प्लांट किंगडम में पढ़ रखे हैं, ठीक है, जब टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी आप लोगों ने। तो एल्गी है, एल्गी खुद ही पानी में रहने वाला जीव है, ठीक है। अब पानी में रहने वाला प्लांट है तो वो क्या करेगा, अपनी पूरी की पूरी वाटर सरफेस, अपना पूरा का पूरा जो बॉडी सरफेस है उससे कहीं पे भी उसको पानी चाहिएगा वो कहीं से भी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये एक्वेटिक हैबिटेट में होता है, तो इसकी पूरी की पूरी सरफेस है वो किस तरह काम कर रही है, वाटर एब्जॉर्बिंग, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स में हम लोग देखते हैं कि रूट लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाती है, उनको क्या कहते हैं, राइजोड्स। उसके बाद हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में कुछ में राइजोड्स भी होते हैं और कुछ में क्या होते हैं, रूट। और हमें ध्यान में है कि टेरिडोफाइटा फर्स्ट ऐसा डिवीजन है जिसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम डेवलप होता है। यही हम वेस्कुलर सिस्टम पढ़ना शुरू करते हैं। वेस्कुलर सिस्टम डेवलप हो गया तो उसमें क्या है, रूट भी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तो भाई खूब लंबे लंबे प्लांट्स होंगे, तो इसमें जो रूट है उसका प्रॉपर इवोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें किसके थ्रू होगा, रूट्स के थ्रू। और हम लोग बात है उन्हीं की करने वाले हैं, हम लोग इनकी बात भी नहीं कर रहे, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं वाटर ऑब्जर्विंग ऑर्गन की। तो वाटर ऑब्जर्विंग ऑर्गन है वो कौन रहेगा, रूट रहेगा, ठीक है। अब वाटर ऑब्जर्विंग ये तो समझ में आ गया, पानी लेगा कैसे, पानी लेगा रूट से। लेकिन हमें अब क्या देखना है कि जो रूट वाटर को एब्जॉर्व करेगा, उस रूट में जो रूट जिस वाटर को एब्जॉर्व कर रहा है वो कौन सा टाइप है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम वाटर के भी टाइप होते हैं क्या, यदि वाटर के टाइप होने लगे तो भाई वाटर के कलर भी होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वाटर यदि हमारी जो लेयर होती है, ठीक है, कि हम जो सॉइल की लेयर्स पढ़ते हैं ना, ठीक है, उन सॉइल की लेयर्स में अलग अलग जगह जो वाटर है उस टाइप की वाटर की भी क्या होती है, अलग अलग लेयर होती है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सॉइल की लेयर देखी है वैसे ही वाटर की लेयर्स होती है, कहाँ कौन सा वाटर पाया जाता है और कौन सा वाटर है वो यूजफुल रहता है प्लांट्स के लिए और कौन सा यूजफुल नहीं रहता, ठीक है। यूजफुल का इन द सेंस कि कौन सा वाटर है वो प्लांट्स को मिलेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हॉलार्ड
इज इक्वल टू कैसार्ड प्लस इकार्ड। अब ये क्या चीज है, हॉलार्ड का मतलब होता है ऑल वाटर टुगेदर इन सॉइल, सॉइल के अंदर सारे के सारे पानी है वो क्या है, हॉलार्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं कैसार्ड, तो कैसार्ड का मतलब होता है वाटर अवेलेबल टू प्लांट, जो वाटर प्लांट्स के लिए अवेलेबल है, जैसे कैपिलरी, हम लोग आगे समझाऊंगी मैं आपको कि वाटर कैसे कैसे है, तो ये कैपिलरी है वो कैसार्ड में आएगा। फिर हम बात करते हैं इकार्ड के बारे में, तो इकार्ड वो वाटर है जो प्लांट्स के लिए नहीं होता लेकिन हमारे जो नीचे अर्थ है उसमें पाया जाता है, तो वाटर नॉट अवेलेबल टू प्लांट। इसमें हम हाइग्रोस्कोपिक, कंपाउंड और ग्रेविटेशनल, तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए कि टाइप्स ऑफ वाटर इन सॉइल, कौन कौन से टाइप के यहाँ पाए जाते हैं। जो मैंने यहाँ से यहाँ एरो बनाया ना, तो इस एरो से आप ये समझ जाइएगा कि ये एरो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो सबसे नीचे की तरफ जो वाटर होगा ग्रेविटेशनल होगा, कौन सा होगा, सबसे नीचे होगा वो ग्रेविटेशनल वाटर। हम जानते हैं ग्रेविटी फोर्स है वो किसी चीज को नीचे खींचने का काम करता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल वाटर आउट ऑफ रिच का मतलब ये हो गया कि ये यहाँ तक रूट्स नहीं पहुंच सकती, रूट के आउट ऑफ रिच रहेगा, ये रूट तक नहीं पहुंचेगा। सिर्फ जो ट्यूबवेल वगैरह होती है ना, ठीक है, कि फार्मर्स वगैरह है वो इस वाटर का यूज कैसे करते हैं ग्रेविटेशनल वाटर का, कि वो ट्यूबवेल लगा देंगे, और ट्यूबवेल लगा के फॉर इरिगेशन, जो सिंचाई के लिए, इरिगेशन करने के लिए वो क्या करेंगे, उस पानी को यूज कर लेंगे। उस टाइम ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल होगा, अदरवाइज ये अवेलेबल नहीं होगा। देन हम बात करते हैं यहाँ कंबाइंड, जो कंबाइंड वाटर है, तो कंबाइंड वाटर क्या रहेगा, मतलब किसी के साथ में कंबाइंड हो रखा है, जुड़ रखा है वो, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं MgSO4.7 H2O, तो यहाँ पे क्या है, H2O है वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टल के फॉर्म में रहेगा, यहीं पे रहेगा, ठीक है, वो हम वाटर यूज नहीं कर सकते। उसके बाद में हम बात करते हैं हाइग्रोस्कोपिक जो हमारी नमी वाली कंडीशन होती है, तो उस टाइम क्या होता है कि वाटर है वो सॉइल का जो पार्टिकल है वो सॉइल पार्टिकल के चारों तरफ इस टाइप से अट्रैक्शन क्रिएट कर लेगा कि उससे उसको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये सॉइल पार्टिकल के एकदम से पास में रहेगा, उसको हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। देन हम बात करते हैं कैपिलरी H2O, तो कैपिलरी H2O है वो क्या है कि जो हमारे सॉइल पार्टिकल्स हैं उनके बीच बीच में भरा हुआ, कैपिलरीज आपको पता होगी कि एकदम जो थिन ट्यूब होती है, ठीक है, तो थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मान लो कि भाई दो सॉइल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके बीच में एक थिन सा जो स्पेस है उसके अंदर जो वाटर भरा हुआ है वो कौन सा है, कैपिलरी वाटर, और ये कैपिलरी वाटर को ही हमारे रूट्स है वो अब्सॉर्ब कर सकती है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि हॉलार्ड तो क्या है, ये चारों, ठीक है, जिसमें कैपिलरी क्या है, कैसार्ड, और जहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक, कंबाइंड, और यहाँ जो ग्रेविटेशनल है वो क्या हमारे इकार्ड। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो रह जाता है, ये तो आप लोग देख लीजिएगा कि वाटर प्रेजेंट इन बिटवीन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दो टर्म्स और आपकी बुक में देखिए तो आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि भाई ये चीज क्या है, तो वहाँ है कि रन अवे वाटर, ठीक है। वाटर के टू टाइप्स दे रखे हैं, एक तो रन अवे वाटर दे रखा है, एक सॉइल वाटर दे रखा है। तो सॉइल वाटर को मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी, ठीक है, और एक रन अवे वाटर हो गया। रन अवे का मतलब कि बारिश आई, पानी आया, ठीक है, और पानी नदी और समुद्र के साथ में बह गया। अब वो बह गया पानी तो वो जाके आगे नदी में, समुद्र में चला जाएगा, तो उसका यूज प्लांट्स नहीं करते, ठीक है, तो वो रन अवे वाटर हो गया। एक होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, वाटर को होल्ड रखने की कितनी कैपेसिटी है वो प्लांट में हो सकती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में ऐसे है कि भाई पानी, ऊपर से बारिश आई है, हम लोगों ने पानी डाला, उस पानी को ग्रेविटी फोर्स है वो नीचे की तरफ खींचेगा, तो जितना पानी है वो ग्रेविटी से नीचे चला जाएगा। उसके बाद में जो ऊपर की तरफ बचा हुआ पानी है वो क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की, ठीक है। तो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हुई कि ग्रेविटेशनल वाटर के जाने के बाद में उसको एक को रिमूव कर दो, बाकी जितना ऊपर पानी रहता है वो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहेगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज मैंने कंफ्यूज नहीं किया बीच में हिंदी बोल के, हो सकता है शायद हिंदी वर्ड मैंने यूज कर लिए होंगे क्योंकि मेरे को आदत में नहीं है ना, ठीक है। तो आप लोगों
को ये चैप्टर है 6 वो चैप्टर स्टार्ट कर देना है, और जितना भी सिलेबस है उसको अब आप जल्दी जल्दी फिनिश करने की कोशिश कीजिए। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।